11, Part 4, Economics, Chapter number 3, Producers' Behavior and Supply, and last part, Supply. तो सप्लाई क्या होता है? Individual supply refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो कोई इंडिविजुअल फर्म विलिंग है और बेचने की काबिलियत रखता है किसी भी गिवन प्राइस पे, किसी भी समय पे, उसकी मर्जी भी है और उसकी कैपेसिटी भी है. इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू इंटरमीडियरीज और फर्म्स. इंडिविजुअल सप्लाई कहाँ होगी? वो क्या सप्लाई करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल और ये सब. किसको? इंटरमीडियरीज यानी मिडलमैन को या फिर डायरेक्टली फर्म्स को. द एनालिसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस गुड्स हैज़ टू पार्ट्स. प्रोड्यूस गुड्स की सप्लाई के दो हिस्से हैं. एन एनालिसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स. एक एनालिसिस कौन सा होगा कि उन प्रोडक्ट्स का सप्लाई किसको? हाउस होल्ड को, घरों को या फिर फर्म्स को. और दूसरा एन एनालिसिस ऑफ वाई फर्म्स ट्रांसफॉर्म दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा एनालिसिस ये देखना है कि फर्म्स उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यानी आपका रॉ मटेरियल और इन सब को ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज में. वो क्यों? दिस आर द टू एनालिसिस. Let us understand the law of supply. Now there is a direct relationship between price and quantity supplied. So what is it? Quantity supplied rises as price rises. तो क्वांटिटी का जो सप्लाई है वो बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, और बाकी सारी चीज़ें कौन सी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अब दूसरा, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स एज प्राइस फॉल्स. तो जैसे जैसे क्वांटिटी का सप्लाई कम होता जाएगा वैसे वैसे प्राइस भी रिड्यूस होगी. एंड अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई. आसान भाषा में कहे तो क्वांटिटी अगर बढ़ती है सप्लाई की तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्वांटिटी अगर घटती है तो प्राइस भी घटेगी. तो एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर. जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती रहेगी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे. The height of the supply curve at any quantity shows the minimum price necessary to induce producers to supply that next unit to market. Height of the supply curve किसी भी क्वांटिटी के पास जाके जितना ऊंचा आपका प्राइस कर होगा, सप्लाई कर होगा, जितना ऊंचा आपका सप्लाई कर होगा it will show the minimum price which is necessary to induce producers to supply that next unit to the market. यानी वो ये इंडिकेशन देगा प्रोड्यूसर्स को कि मार्केट में आपको इतना सामान और सप्लाई करना है. The height of the supply curve at any quantity also shows the opportunity cost of producing the next unit of the good. सप्लाई कर्व की जो हाइट होगी, चाहे वो आधी हो चाहे वो ज़्यादा हो, तो जो भी हाइट होगी किसी भी क्वांटिटी के पास, वो क्या बताएगा आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट ऑफ द गुड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब मिलता है आपको? जब आप एडिशनल गुड बनाते हैं तब. द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर
बाय टू फैक्टर्स। कौन से? व्हेन प्राइस राइजेस फर्म सब्सटीट्यूट प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर अनदर। जब भी प्राइस बढ़े तो फर्म क्या करती है, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। दे विल सब्सटीट्यूट इट या चेंज इट। Assuming firms cost are constant, a higher price means higher profit। मान ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर फर्म के कॉस्ट कॉमन रहते हैं, यानी कांस्टेंट यानी इक्वल रहते हैं, चेंज उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो फिर अगर वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर कॉस्टिंग बढ़ती है तो शायद प्रॉफिट में गिरावट हो सकती है, लेकिन कॉस्टिंग सेम रहती है और प्राइस बढ़ जाती है मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। The supply curve, it is the graphic representation of the law of supply। supply curve क्या है? graphic representation है law of supply का। The supply curve slopes upward to the right। supply curve कहाँ स्लोप मारेगा? ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से अगर शुरू हुआ है और राइट की तरफ जाएगा। The slope tells us the quantity supplied varies directly। स्लोप क्या बताएगा कि जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है इट विल वेरी इन द सेम डायरेक्शन विद द प्राइस। उसी दिशा में बढ़ेगा प्राइस के साथ। ये देखिए, ये रहा सैंपल सप्लाई कर्व। तो देखिए प्राइस पर यूनिट, जैसे ये देखिए ये जो था वो कैसा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा, राइट की तरफ है ना। यहाँ से ये आपका सप्लाई कर्व है और प्राइस और क्वांटिटी साथ साथ होंगे। ये रहा प्राइस आपका, ये रही क्वांटिटी सप्लाइड। जो ऊपर कहा गया है बिल्कुल, तो ये देखिए क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट। स्लोप टेल्स अस दैट द क्वांटिटी सप्लाइड वेरीज डायरेक्टली इन द सेम डायरेक्शन विद द प्राइस। आपको मैंने वैसे ही बताया, जिस डायरेक्शन में प्राइस हो उस डायरेक्शन में क्वांटिटी विल वेरी द सेम और इट विल क्रॉस। ठीक है, सप्लाई कर्व डीवीडीज। तो वी वर लुकिंग एट सप्लाई कर्व डीवीडीज़ की, यानी नॉर्मल जो अपनी सीडीज़ होती हैं उन्हीं की बात है। तो लेट अस सी, कॉम्बिनेशन है ABCDE प्रोडक्ट्स के। तो नेट ट्रेंड्स, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व फॉर डीवीडी, नेट ट्रेंड कंपनी है, उसी के बारे में बताया गया है। नाउ प्राइस पर डीवीडी, एक डीवीडी की कीमत क्या है? तो $5, $4, $3, $2, $1, डिपेंडिंग आप कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं। एंड क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक, तो 60, 50, 40, 30 एंड 20। यू विल हैव टू रिप्रेजेंट दैट ऑन दी ग्राफ। तो क्वांटिटी ई का जो है कॉम्बिनेशन वो देखिए, $1 एंड 20 यूनिट्स, फिर $2 एंड 30 यूनिट्स डी पे, उसी हिसाब से जाता है। यानी हम देखेंगे इसका, इस बात का यही मतलब है कि यहाँ पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी घट जाती है। जब $1 प्राइस थी तब सिर्फ 20 डीवीडी सप्लाई होती थी, लेकिन जब $5 प्राइस हो गई तब कितनी सप्लाई हो रही है? 60। और हमने आगे देखा सप्लाई कर्व कैसे होगा, स्ट्रेट टुवर्ड्स द राइट। ये उसी बात को दिखा रहा है। ठीक है, shift in supply versus movement across along a supply curve. Now supply refers to a schedule of quantity
A seller is willing to sell per unit of time at various prices, other things remain constant. Supply क्या होता है? It is a schedule of quantity. A seller is willing to sell per unit of time at various prices. तो सप्लाई एक शेड्यूल है क्वांटिटीज़ का जो सेलर बेचना चाहता है पर यूनिट एक समय पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे. बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. चेंज क्या होगा? सिर्फ प्राइस. शिफ्ट इन सप्लाई वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व. इसमें पहली चीज़ है क्वांटिटी सप्लाइड. तो क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक अमाउंट दैट विल बी सप्लाइड एट अ स्पेसिफिक प्राइस. क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? तो वो स्पेसिफिक अमाउंट है जिसे पर्टिकुलर प्राइस पे हमें मार्केट में सप्लाई करना होगा. शिफ्ट्स इन सप्लाई वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, ये उसी की बात हम कर रहे हैं, उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चेंज इन प्राइस कॉजेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब दिखेगा? जब हम क्वांटिटी सप्लाइड को चेंज करेंगे. अगर प्राइस चेंज करते हैं तो व्हेन यू चेंज द प्राइस ऑटोमेटिकली द क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज. ये लॉ है सप्लाई का कि एज द प्राइस चेंजेस सो डज द सप्लाई. हमने देखा ना कि प्राइस $1 था तो 20 से बेच सिर्फ 20 सप्लाई हो रही थी. जब प्राइस $5 हो गया तो सप्लाई 60 के पास निकल गया था. तो एनी चेंज इन प्राइस विल शो इट्स इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ द एंटायर क्वांटिटी. अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहेंगे? इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड. मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या होता है? ग्राफिक रिप्रेजेंट, ग्राफ पे बना रहे हैं इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उस इफेक्ट का. कौन से इफेक्ट का? चेंज इन प्राइस का. किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड पे. तो एज यू चेंज द प्राइस ग्राफिकल मूवमेंट होगा चेंज इन क्वांटिटी पे. द ग्राफ विल चेंज इट्स डायरेक्शन. If the amount supplied is affected by anything other than a change in price, there will be a shift in supply. यानी अगर कोई क्वांटिटी आप सप्लाई करने वाले थे लेकिन उसका अफेक्ट हो रहा है प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह के अलावा अगर उस पर कोई इफेक्ट होता है तो सप्लाई में कोई शिफ्ट होगा, बाकी नहीं होगा. सिर्फ क्वांटिटी में फ़र्क पड़ सकता है. शिफ्ट इन सप्लाई is the graphical representation of the effect of a change in a factor other than price on supply. Shift in supply क्या होगा? ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. उस इफेक्ट को बताएगा ये जहाँ पे प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करता है. ये देखिए, जब प्राइस $15 थी तब सप्लाई कितना हो रहा था? 1250 यूनिट हो रहा था. लेकिन फिर सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि प्राइस में अगर चेंज आया तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड अ मूवमेंट अलोंग द कर्व. ये देखिए क्वांटिटी में फ़र्क हो गया 1500, क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस भी चेंज हुई है. ये किसकी बात थी? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात थी जब सिर्फ प्राइस असर करती है. अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई. सप्लाई कर्व की बात हो रही है. हमें ये बात पता है कि सप्लाई कर्व का ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा, है ना. अगर ये ऐसे था तो अगली प्राइस भी यूँ आएगी ऐसे. ये अपना चेंज इन यूनिट का है ना. हमने पता है कि ऐसे ही जाना है. लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये दूसरा भी बाहर निकल रहा है. तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर भी अफेक्ट कर रहा है. ये जो दूसरा ये बाहर देखिए, सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्यों हो गया? वरना सप्लाई कर्व तो यूँ ही जाना चाहिए था. लेकिन ये येलो लाइन क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे प्राइस के अलावा देयर इज़
एनी अदर फैक्टर अफेक्टिंग इट, प्राइस ने कोई चेंज नहीं करवाया, कुछ और चीज ने अफेक्ट किया है। लेट अस सी द शिफ्ट फैक्टर्स। तो लेट अस सी द शिफ्ट फैक्टर्स, प्राइस के अलावा क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, यानी कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है अगर उसमें कोई चेंज होगा ऑटोमेटिकली आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होगा। दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अपडेशन अगर आएगा टेक्नोलॉजी में तो सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होगा। फिर सप्लायर की एक्सपेक्टेशन अगर बदल जाती है, उसे और कमाने की इच्छा हो गई, या उसने मार्केट से एग्जिट करने का सोचा है, या एक्सपैंड करने का सोच रहा है, तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करेगा सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने में। और चौथा है टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, अगर सब्सिडीज़ उसको ज़्यादा मिलती है तो सप्लाई कर्व फिर भी चेंज होगा, पॉजिटिवली होगा। लेकिन अगर सब्सिडीज़ कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व नेगेटिवली चेंज होगा, लेकिन होगा। और अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कर्व में भी शिफ्ट होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। और प्राइस के साथ अफेक्ट क्या करेगा, उसका प्रॉफिट्स कम होगा क्योंकि टैक्स बढ़ गए। तो दीज आर दी अदर फैक्टर्स जिसके कारण सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है, ठीक है। These are the factors that shift supply. तो resource prices, technology and productivity, expectation of producer, number of producer, prices of related goods and services, ठीक है। तो let us see resource price. When cost go up, profits go down, so that the incentive supply also goes down. अगर cost बढ़ जाएगी बनाने की, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, तो इंसेंटिव जो होता है सप्लाई करने का वो भी नीचे हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल में एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन सप्लाई ऑफ गुड्स। टेक्नोलॉजी में अगर कोई बदलाव आता है तो इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन सप्लाई ऑफ गुड। तो इसी कारण कॉस्ट विल गो डाउन, प्रॉफिट्स विल गो अप एंड लीडिंग टू इंक्रीज्ड सप्लाई। Expectations: if the suppliers expect prices to rise in the future, they may store today's supply to reap higher profits later. सप्लायर को अगर ये पता चल जाता है उसको मार्केट कंडीशन के हिसाब से कि प्राइसेस आगे जाके राइज होने वाली है, तो अभी से वो स्टॉकिंग करना शुरू कर देगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी मार्केट में जो उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो बाहर निकाल पाएगा और ज़्यादा दाम में बेच पाएगा। Number of suppliers: as more people decide to supply a good, the market supply increases. यानी नंबर ऑफ सप्लायर अगर मार्केट में बढ़ जाते हैं, ये उसी प्रोडक्ट के सप्लायर बढ़ गए मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली द कर्व विल मूव और विल शिफ्ट। कौन सी तरफ? राइट की तरफ। Let us see individual and market supply curve. Market supply refers to quantity of a commodity that all the firms are willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. Market supply क्या होता है? उस क्वांटिटी और या उस कमोडिटी का कि सारे फर्म्स विलिंगली और अपनी मर्जी से और सबकी कैपेसिटी है उसे मार्केट में बेचने की एक गिवन प्राइस पे किसी भी समय पे है, ठीक है। इट इज़ द सीनरी ऑफ एंटायर मार्केट, उससे कहेंगे मार्केट सप्लाई। यानी सारे फर्म्स का टोटल कर लो और जो क्वांटिटी आपको दी जा रही है पूरे मार्केट में, यानी उसमें हर प्रोड्यूसर या हर सेलर उसे बेचने को तैयार होता है। मार्केट सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टली एडिंग द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ईच सप्लायर। मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो कैसे मिलता है आपको? जब आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को जोड़ेंगे सारे, तब आपको मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा। तो देखिए, जब प्राइस पर डीवीडी 0 थी क्वांटिटी ए में, तो किसी ने भी सप्लाई नहीं किया। जब प्राइस 0.50 हुई तो 2 लोगों ने सप्लाई किया, नंबर 2 ने और नंबर 5 ने।
सॉरी, नंबर 2 ने ही सप्लाई किया, तो टोटल मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई 1। जब क्वांटिटी सी उसकी प्राइस $1 हुई तो एन बैरी दोनों ने सप्लाई किया, तो मार्केट का कितना हो गया 3, 2 बैरी एन का, 1 बैरी का। तो आपको सभी का इंडिविजुअल जो व्यक्ति है एन, बैरी और चार्ली तीनों इंडिविजुअल है वैसे देखना चाहे तो व्हेन यू एड अप दी 3 सप्लायर्स यू विल गेट योर टोटल मार्केट सप्लाई। जैसे आई है उसकी प्राइस जब 4 पहुंची $4, तो फिर एन ने भी 8 सप्लाई किए मार्केट में, बेरी ने भी 5, चार्ली ने भी 2 क्वांटिटी, तो मार्केट सप्लाई कितना हो गया 15। ठीक है, इस हिसाब से आपको हर एक को ऐड करना पड़ेगा। इंडिविजुअल देखना है आपको तो इंडिविजुअल देख सकते हैं कि एन का सप्लाई कर्व क्या है, बेरी का सप्लाई कर्व क्या है, चार्ली का सप्लाई कर्व क्या है, लेकिन आपको अगर टोटल देखना है तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट सप्लाई कर्व। और वो कैसे मिलेगा, व्हेन यू ऐड अप एन, बेरी एंड चार्लीज सप्लाई। आसान भाषा में कहे तो सारे प्रोड्यूसर्स को जब आप ऐड कर लेंगे तब आपको मार्केट सप्लाई मिलेगा। ये देखिए उसी का ग्राफ है। सबसे ज़्यादा शुरुआत किसने की थी, एन ने, फिर बैरी ने और फिर चार्ली ने। चार्ली तो सिर्फ लास्ट 2 में ही आया, चार्ली ज़्यादा नहीं आया है ना, चार्ली सिर्फ एच और आई में ही आया, जबकि एन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बैरी है। तो एन का ग्राफ बड़ा है, बैरी का भी, फिर चार्ली का। जो येलो लाइन है वो आपकी मार्केट सप्लाई है, तीनों का सम टोटल। एग्रीगेशन ऑफ सप्लाई, तो MGA, नेट रेंट, ब्लॉक मास्टर, ये तीनों कंपनीज है जो सप्लाई करती है। सबका अलग अलग सप्लाई चेन है, जैसा आपने अभी यहाँ देखा हमने, उसी हिसाब से इनका भी होगा। ये फर्स्ट है। तो MGA में क्या हुआ कि जब प्राइस $1 थी तब उसने क्वांटिटी रिलीज़ की 20, जब प्राइस $2 हुई तब 30, जब 3 हुई तो 40, 4 हुई तो 50 और 5 हुई तो 60। उस हिसाब से अगर हम नेट रेंट को देखें कंपनी को, तो जब प्राइस $1 से सिर्फ 10 ही यूनिट्स रिलीज़ किए, 2 थी तब 20, 3 थे तब 30, 4 थे तब 2 थे तब 20, लेट अस सी, ये रहा 10, 20, ये आ रहा है 30, 25 पे, ये जा रहा है 30 पे, और ये जो है भाई साहब अपने आ रहे हैं 40 पे। जब प्राइस $1 थी तो इन भाई साहब ने, ये ब्लॉक मास्टर ने कुछ नहीं दिया, 0 या उससे कम। 2 जब हुई तब 10, 3 पे 20, 4 पे 30, और जब $5 प्राइस हुई तब 40। ये इन तीनों का मार्केट सप्लाई। तो जब प्राइस $5 थी तो MGA ने कितनी सप्लाई की थी, 50। फिर नेट रेंट ने कितनी की थी प्राइस $1 पे, 40, सॉरी 60, 40 एंड 20। तो MGA ने 60 सप्लाई किया था, MGA ने यहाँ तक सप्लाई की, फिर नेट रेंट ने 90 तक, और इसने भाई साहब ने 100 तक। तो ये इन तीनों की सप्लाई चेंज थी, किसने कितना सप्लाई किया। 60 यूनिट्स तो MGA ने ही दिए थे, 60 प्लस 30 यानी 90, तो ब्लैक मास्टर की वजह से, नेट रेंट की वजह से हुआ, और नेट रेंट ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, 10-20 दिए थे तो
100, टोटल कितना हो गया 100। उस हिसाब से फिर 4 का आएगा, फिर 3, फिर 2 और 1। कौन क्या सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। The opportunity cost of producing and selling any good is the foregone opportunity to produce another good. Opportunity cost क्या होता है? किसी भी उसे बनाना या किसी भी गुड को बेचना, ठीक है, उसके लिए आपको किसी और प्रोडक्ट को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप उसको दूसरे प्रोडक्ट को बना पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? आसान भाषा में कहे तो आपको मौका मिला, आप उस गुड को बना पाए, लेकिन उसके लिए आपको फिर दूसरे को जाने देना पड़ा। फॉरगॉन मतलब छोड़ना पड़े। तो यदि प्राइस ऑफ अल्टरनेट गुड चेंजेस देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चेंजेस टू। अगर अल्टरनेट गुड की प्राइस में कोई चेंज होता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी चेंज दिखेगा। जैसे एमडॉन है, मैकडॉन है, दे सेल हैमबर्गर्स इंस्टेड ऑफ सलाड्स, they will have to let go salads and only sell hamburgers, है ना? You have to let go one of your other product to produce extra units of the current product। यानी हैमबर्गर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आपको सैलेड्स को फिर जाने देना पड़ेगा। टैक्सेस एंड सब्सिडीज। व्हेन टैक्सेस गो अप कॉस्ट गो अप। जब टैक्स बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा अगर टैक्स बढ़ता है तो। एंड प्रॉफिट्स गो डाउन लीडिंग सप्लायर्स टू रिड्यूस देयर आउटपुट। टैक्सेस जब ऊपर जाएंगे कॉस्ट ऊपर जाएगा और प्रॉफिट्स नीचे आ जाएंगे, सप्लायर्स को तकलीफ होगी तो दे विल रिड्यूस द आउटपुट। व्हेन गवर्नमेंट सब्सिडीज गोज अप कॉस्ट गो डाउन एंड प्रॉफिट्स गो अप लीडिंग सप्लायर्स टू इंक्रीज आउटपुट। जब सब्सिडियाँ मिलती है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलती है सरकार की तरफ से, तो कॉस्ट कम हो जाएगा आपका, लेकिन प्रॉफिट्स उसके बढ़ जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कमा रहा है वो। इससे सप्लायर अपना एक्स्ट्रा यूनिट भी मार्केट में बेच देगा। लेकिन अगर टैक्सेस बढ़ गए तो वो जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट को बाहर लाएगा नहीं। दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखिए, when the price of DVD was $3, quantity supplied was 55. When the price was $3.5, quantity supplied was 65. तो मान लो कि शुरुआत में प्राइस 3.5 थी पर DVD, तब 65 यूनिट्स उसकी जा रहे थे, लेकिन जब प्राइस $3 हो गए तो सप्लाई घट के कितनी आ गई? 55 पे। ठीक है, इट इज द शिफ्ट इन द कर्व। अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज कौन सी तरफ दिखेगा आपको? S2 वाली लाइन में। ठीक है, और अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो यहाँ की जो S2 लाइन है उसमें चेंज दिखेगा। तो व्हेन द प्राइस वाज $3, सप्लाई वाज नियर टू 70, यानी कि सप्लाई वाज अराउंड 65-66। बट व्हेन स्टिल द प्राइस डिड नॉट चेंज, प्राइस रिमेन्ड एट 3, बट द सप्लाई डिसाइडेड टू सप्लाई मोर यूनिट्स। तो ही सप्लाइड हाउ मच? 85 यूनिट्स एट द सेम प्राइस, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज आगे भविष्य में होना नहीं था, ना टैक्स बढ़ा ना सब्सिडी घटी। तो उस केस में उसने क्या किया? उसने अपनी सप्लाई को थोड़ा और बढ़ा दिया। तो ये उसका समराइजेशन है, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। पहला वाला जो ग्राफ है वो है चेंज इन सप्लाई का। ये देखिए आप,
पूरा कर्व जो है वो मूव हो रहा है दूसरी तरफ, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में नॉर्मल अपना प्राइस इफेक्ट कर रहा है। चेंज इन सप्लाई कब होगा, वो शिफ्ट कब होगा, जब अदर देन प्राइस अफेक्ट करेगा तब। और क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क कब आएगा, जब प्राइस में चेंज होगा तब। ये आगे हमने देखा है, उसी चीज़ का रिपीटेशन है। लेट अस सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी एक्चुअली होता क्या है, तो इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी क्या करेगा, प्राइस में चेंज होने के कारण जो रिस्पॉन्स आता है सामने से उसको वो मेजर करता है। कौन, प्राइस इलास्टिसिटी। द डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसका वो रेशियो बताता है आपको कि परसेंटेज चेंज प्राइस में जब ये हुआ तब आपका सप्लाई रेशियो ये रहा। ठीक है, वो आपको वो दोनों का रिलेशनशिप बताएगा। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। Let us look at the formula price elasticity of supply. तो PES stands for price elasticity of supply. It states percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. ठीक है, तो percentage change in delta quantity upon percentage change in delta price. तो ES क्या होगा, coefficient of price elasticity, and QS is your quantity supplied, P is the price. This is the formula of price elasticity. तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अपना पीस यानी कि जो आपका प्राइस कोएफिशिएंट है, अगर वो एक से ज़्यादा है, इफ इट इज़ greater than 1, the supply is elastic. If it is less than 1, it is inelastic. If it is equal to 1, it will be known as unitary elastic. If it is infinite, it will be total elastic, and if it is 0, it will be totally inelastic. ठीक है, और इलास्टिसिटी होता क्या है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो सामने जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ही मेजर करता है। ये देखिए इलास्टिक सप्लाई कर्व, जब प्राइस 1 थी तब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी थी, लेकिन जब वो प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी में भी शिफ्ट देखा जाता है। इनइलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होगा कि जब एक प्राइस पे कुछ क्वांटिटी मिल रही थी, फिर प्राइस बहुत बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आया, तो दैट इज इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। यूनिटरी सप्लाई रेगुलर अपना कि प्राइस पे क्वांटिटी थी, फिर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी भी सामने उतनी बढ़ गई, तो दिस इज यूनिटरी सप्लाई कर्व। उसके लिए आपको फिर से ये देखना पड़ेगा कि पहला वाला केस क्या था, इलास्टिक, यानी आपका जो सप्लाई है, क्वांटिटी जो सप्लाइड है इट इज़ मोर देन 1। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, इट इज़ लेस देन 1। ठीक है, इसके लिए हो गया इन इलास्टिक। उसके बाद तीसरा था यूनिटरी इलास्टिक, यानी सेम है, इक्वल टू 1 है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ये कैसा है, इक्वल टू 1 है, कोई चेंज नहीं है, रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। फिर परफेक्ट इलास्टिक कब होगा, व्हेन इट इज इन्फिनाइट, यानी इट इज जस्ट गोइंग ऑन पैरेलल, वो कभी एंड होने वाला नहीं है, इट इज द सेम प्राइस एंड इट द सेम रेट, तो वो इन्फिनाइट का सिंबल था वो। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, यानी प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी में कोई मूवमेंट नहीं दिखा, इट स्टैंड्स एट द सेम पॉइंट। ये कब होगा परफेक्टली इन इलास्टिक,
It is when it is 0. Okay. Now factors that affect price elasticity of supply. क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को? तो पहला है टाइम, दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तीसरा है प्रोड्यूसर और चीफ जो उसका ओनर होगा, और चौथा है स्टोर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि स्टॉक. Thank you, and here it is officially the lesson ends.